तो आज स्टार्ट करते हैं वर्क वर्सेस एनर्जी। फिजिक्स के डिफरेंट सेक्शन में, जैसे सपोज दैट क्लास 12th में अभी तुम पढ़ रहे हो, क्लास 12th में अभी जो है इलेक्ट्रोडायनामिक्स का सेक्शन है। सबसे पहले तुमने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पढ़े हो, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में एक इलेक्ट्रिक वर्क डन निकालते हैं, इलेक्ट्रिक वर्क डन। आगे पढ़ोगे मैग्नेटिज्म, तो मैग्नेटिज्म में क्या पढ़ोगे, मैग्नेटिक वर्क डन पढ़ोगे, मैग्नेटिक वर्क डन। इलेक्ट्रिक वर्क डन हो गया, मैग्नेटिक वर्क डन हो गया। उसके बाद जैसे मैकेनिक्स में मैकेनिकल वर्क डन होता है, मैकेनिकल वर्क डन। तो डिफरेंट सेक्शन में, फिजिक्स के डिफरेंट सेक्शन में इलेक्ट्रिक, मैग्नेटिक, मैकेनिकल डिफरेंट टाइप्स के वर्क डन होते हैं। तो कॉन्सेप्ट ये है, सो जब भी वर्क डन का हम कैलकुलेशन करते हैं, जब भी वर्क डन निकालना होता है, तो वर्क डन को हम एनर्जी से रिलेट कर लेते हैं, एनर्जी को वर्क डन से रिलेट करते हैं। तो कैसे एनर्जी और वर्क डन को रिलेट करते हैं, ये अभी हम देखते हैं। मान के चलो कोई सिस्टम तुम्हें दिया हुआ है, सपोज दैट सिस्टम कोई भी सिस्टम हो सकता है, मैकेनिकल सिस्टम हो सकता है, इलेक्ट्रिकल सिस्टम होता है, कोई भी सिस्टम दिया हुआ है। सपोज दैट, जैसे सपोज दैट हमें एक कोई सिस्टम दिया, तो सिस्टम और बाहर का जो एटमॉस्फेयर है या जो भी है, उसको हम सराउंडिंग बोल रहे हैं, सराउंडिंग। सपोज दैट बॉडी एज ए सिस्टम की तरह, तो सिस्टम पे वर्क डन हो रही है, सिस्टम के द्वारा वर्क डन हो रहा है। जैसे मान के चलो, अगर किसी सिस्टम पे वर्क डन हो रहा है, तो मतलब सराउंडिंग के द्वारा सिस्टम पे वर्क डन करवा रहे हैं। सपोज दैट सिस्टम, सराउंडिंग के द्वारा सिस्टम पे वर्क डन हो रहा है, तो इसको क्या बोलेंगे, वर्क डन ऑन द सिस्टम। तो जब भी वर्क डन ऑन द सिस्टम होगा, तो जो वर्क होगा वो निगेटिव आएगा। ध्यान से सुनना, वर्क डन ऑन द सिस्टम, वर्क इज निगेटिव, बट किसके रेस्पेक्ट में, विद रिस्पेक्ट टू सिस्टम। ये इंपॉर्टेंट है। अभी जो हम वर्क डन को निगेटिव बोल रहे हैं, वो किसके रेस्पेक्ट में बोल रहे हैं, सिस्टम के रेस्पेक्ट में। तो सपोज दैट हमारे बॉडी पे कोई वर्क हो रहा है, तो वर्क करने वाला कौन है, सराउंडिंग। तो वर्क जो हो रहा है सिस्टम पे हो रहा है, वर्क डन ऑन द सिस्टम विद रिस्पेक्ट टू, वर्क डन ऑन द सिस्टम विद रिस्पेक्ट टू सिस्टम, मतलब सिस्टम पे वर्क डन हो रहा है। बट अगर सराउंडिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, तो विद रिस्पेक्ट टू सराउंडिंग क्या हो जाएगा, वर्क डन पॉजिटिव हो जाएगा। अगर यही पे वर्क डन ऑन द सिस्टम हो रहा है, तो वर्क डन पॉजिटिव किसके, विद रिस्पेक्ट टू सराउंडिंग। यानी कि अगर सेम सिस्टम है, सेम कॉन्फ़िगरेशन है, देखने का अलग अलग तरीका है, अलग अलग, इसको रेफरेंशियल पॉइंट बोल सकते हो। सो अगर हम सिस्टम को एज ए रेफरेंस की तरह ट्रीट कर रहे हैं, हमारा सारा कैलकुलेशन एज ए सिस्टम है। जैसे सपोज इलेक्ट्रोस्टैटिक सिस्टम अभी पढ़ते हो, उसमें क्या होता है, डिफरेंट चार्ज दिया होता है, हर एक चार्ज एक दूसरे पे क्या करता है, फोर्स अप्लाई करता है। तो फोर्स के क्रॉसपॉन्डिंग क्या होता है, उसके अंदर कुछ ना कुछ एनर्जी स्टोर होता है, और एनर्जी के क्रॉसपॉन्डिंग ही वर्क डन होता है। तो जब किसी भी सिस्टम का नेट वर्क डन कैलकुलेट कर रहे हो, तो ध्यान से देखने में पड़ेगा, सो सिस्टम के द्वारा वर्क हो रहा है या सिस्टम पे वर्क हो रहा है। अगर हमारा रेफरेंस पॉइंट सिस्टम है, जनरली जो कि फिजिक्स के जनरली सेक्शंस में, जो भी हम डिफरेंट टाइप्स के सेक्शन जो डील करते हैं, इलेक्ट्रोस्टैट, मैग्नेटिज्म, उसमें हमारा जनरली वर्क जो रेफरेंस पॉइंट होता है वो सिस्टम होता है। तो अगर सिस्टम पे वर्क हो रहा है, वर्क डन ऑन द सिस्टम हो रहा है, तो वर्क डन नेगेटिव है। बट ये ऑलवेज ट्रू नहीं है। अगर वही किसी ने सराउंडिंग को अपना रेफरेंशियल पॉइंट मान लिया, तो सराउंडिंग के रेस्पेक्ट में यही वर्क डन सराउंडिंग के रेस्पेक्ट में क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। तो सिंपल है, एक पॉइंट ऑफ रेफरेंस बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो तुम रेफरेंस पॉइंट किसको ले रहे हो, सिस्टम को ले रहे हो या सराउंडिंग को ले रहे हो, क्लियर है। सेकेंड पॉइंट, जब वर्क डन ऑन द सिस्टम हो रहा है, अब इसी में इसके अपोजिट में एक वर्क डन पॉजिटिव भी हो सकता है और एक वर्क डन निगेटिव भी हो सकता है। ध्यान से देखो, सपोज दैट एक तरह का सिस्टम हमने छोटा सा डिजाइन किया, ये सिस्टम है और ये सराउंडिंग है। यहां पे भी एक हमने सिस्टम डिजाइन किया,
ये सिस्टम है और ये बाहर सराउंडिंग है। क्लियर है? अब क्या हो रहा है, इसमें सिस्टम के द्वारा कुछ वर्क डन परफॉर्म किया जा रहा है, इस पे सिस्टम पे कुछ वर्क हो रहा है। तो जब सिस्टम पे वर्क हो रहा है और हमारा जनरली रेफरेंस पॉइंट हम ले रहे हैं, यहां पे रेफरेंस ले लिया। रेफरेंस पॉइंट का मतलब क्या होता है, जो ऑब्जर्वर इस चीज को ऑब्जर्व कर रहा है वो कहां पे है, सिस्टम के अंदर। तो रेफरेंस पॉइंट यहां के कॉरस्पॉन्डिंग देखे तो हमें क्या पता चला, W पॉजिटिव आया, यहां पे पता चला W निगेटिव आया। वर्क डन यहां पे पॉजिटिव आया, ये वर्क डन निगेटिव आया। समझ में आ रहा है? अब क्या है, थोड़ी देर के लिए बात करते हैं अकॉर्डिंग टू आइंस्टीन E इक्वल टू mc स्क्वायर होता है कि हर एक बॉडी के पास कुछ ना कुछ क्या है, एनर्जी है, हर एक बॉडी के पास। तो हर एक बॉडी के पास है, जिसके पास मास है उसके पास कुछ ना कुछ एनर्जी होगा ही होगा, एवरी बॉडी के पास। तो हर एक सिस्टम के पास कुछ ना कुछ इनिशियल एनर्जी होगी। इनिशियल एनर्जी का मतलब क्या होता है, जब यू इनिशियल का मतलब जब इस पे ये सिस्टम वर्क डन नहीं कर रहा था, इनिशियल इसके पास एनर्जी क्या है, यू इनिशियल है। जैसे ही इसने कुछ वर्क डन परफॉर्म किया तो अब एनर्जी इसकी क्या होने वाली है, यू फाइनल। यू इनिशियल क्या है, जब सिस्टम रेस्ट में था, इसने कुछ वर्क डन परफॉर्म नहीं कर रहा है इंडिविजुअल। जब यू इनिशियल का मतलब नो वर्क डन बाय सिस्टम, ये यू इनिशियल है। अब क्या हो गया, कुछ देर के बाद इसकी एनर्जी यू फाइनल में चेंज हो गया। यू फाइनल का मतलब क्या हो गया, वर्क डन बाय सिस्टम हो गया। तो अब जो एनर्जी है, नो वर्क डन बाय द सिस्टम, और यू फाइनल तब है जब वर्क डन बाय द सिस्टम है। तो अगर सिस्टम के द्वारा वर्क हो रहा है तो कंफर्म बात है, जब भी कोई वर्क डन परफॉर्म होता है तो कुछ ना कुछ एनर्जी का क्या होता है, लॉस होता है। तो इस केस में जब हमारा वर्क डन बाय द सिस्टम आ रहा है तो कंफर्म बात है, यू फाइनल जो होने वाला है वो यू इनिशियल से क्या होने वाला है, कम होने वाला है। सिंपल सा, अगर तुम कोई वर्क डन करोगे तो कुछ ना कुछ एनर्जी का क्या होगा, लॉस होगा। तो जो एनर्जी का लॉस होगा, तो इससे हम कंक्लूड कर सकते हैं कि नहीं, फाइनल जो एनर्जी आने वाला वो इनिशियल एनर्जी से क्या होगा, कुछ कम होगा, क्योंकि हमने कुछ ना कुछ वर्क डन किया है। तो यू फाइनल लेस देन जो होगा यू इनिशियल होगा। बट इस केस में बात करें तो यू फाइनल ग्रेटर देन यू इनिशियल होगा। क्यों होगा यू फाइनल ग्रेटर देन यू इनिशियल, क्योंकि सिस्टम पे ही वर्क हो रहा है, इस पे सिस्टम पे वर्क हो रहा है। तो जब सिस्टम पे वर्क हो रहा है तो कुछ ना कुछ यू फाइनल ग्रेटर देन क्या होगा, यू इनिशियल होगा। तो यहां से चेंज इन एनर्जी निकालोगे डेल्टा यू, तो क्या आने वाला है, पॉजिटिव आने वाला है कि निगेटिव। चेंज क्या होता है, फाइनल माइनस यू फाइनल माइनस यू इनिशियल, वैल्यू क्या आने वाला है, निगेटिव आने वाली वैल्यू। यहां पे क्या होगा, यू फाइनल चेंज निकालोगे तो यू फाइनल माइनस यू इनिशियल, वैल्यू क्या आने वाला है, पॉजिटिव। तो सिंपल सा क्या देख रहे हैं, डेल्टा यू इक्वल टू निगेटिव आ रहा है, कब, जब सिस्टम के द्वारा वर्क हो रहा है। सिस्टम के द्वारा वर्क हो रहा है तो डेल्टा यू क्या आ रहा है, निगेटिव आ रहा है। और सराउंड सिस्टम पे वर्क हो रहा है, यानी कि वर्क डन बाय द सिस्टम हो रहा है तो डेल्टा यू क्या आ रहा है, पॉजिटिव आ रहा है। इस चीज को ध्यान रखते हैं, अभी देखते हैं कैसे रिलेट करते हैं। तो 2 पॉइंट हमने कंक्लूड किया, क्या कंक्लूड किया, सो अगर वर्क डन बाय द सिस्टम हो रहा है, बाय द सिस्टम हो रहा है, तो इनिशियल जो एनर्जी है, इनिशियल एनर्जी किसका, सिस्टम का। ये इंपॉर्टेंट चीज है, रेफरेंशियल पॉइंट हमने किसको ले रखा है, सिस्टम को। इनिशियल एनर्जी यू इनिशियल है, फाइनल एनर्जी क्या है, किसका, सिस्टम का, यू फाइनल है। और यहां से हमें कंक्लूजन क्या निकला, सो डेल्टा यू की वैल्यू जो होगा वो निगेटिव आएगा, क्योंकि सिस्टम के द्वारा वर्क हो रहा है। सिमिलरली हमने क्या देखा, सो अगर ऑन द सिस्टम हो रहा है, ऑन द सिस्टम हो रहा है तो कंफर्म बात है यू फाइनल जो होगा वो यू इनिशियल से ज्यादा आएगा।
डेल्टा यू की वैल्यू जो यू फाइनल माइनस यू इनिशियल लिख के वो पॉजिटिव आएगा, और जब पॉजिटिव आएगा तो यहाँ पे डेल्टा यू की वैल्यू पॉजिटिव। अब ध्यान से देखना, थ्रू आउट द फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो, मैथमेटिक्स हो, जहां पे भी वर्क डन का कैलकुलेशन आता है, जहां भी वर्क डन निकालने के लिए आता है, या जहां पे भी हम एनर्जी कैलकुलेट, वर्क डन को तो डायरेक्टली फिजिकली हम फिजिक्स के अकॉर्डिंग कैलकुलेट कर सकते हैं, लेकिन जहां पे एनर्जी निकालना होता है तो एनर्जी का डायरेक्ट अपना कोई फॉर्मूला नहीं होता है। वो किससे ड्राइव्ड होता है? वर्क डन से। एनर्जी डायरेक्टली ड्राइव्ड होता है किससे? वर्क डन से। अगर एनर्जी का टेक्निकली डेफिनेशन सोचे तो क्या होता है? कैपेसिटी टू डू द वर्क, या कैपेसिटी ऑफ डूइंग वर्क। किसी वर्क को डन करने के लिए कितनी कैपेसिटी है, उसी को एनर्जी बोलते हैं। तो जब ये तुम सिस्टम, किसी सिस्टम को अच्छी तरीके से रियलाइज कर पाओगे कि सिस्टम पे वर्क हो रहा है या सिस्टम के द्वारा वर्क हो रहा है, हमेशा कोई एक ही चीज हो सकता है, या सिस्टम पे वर्क होगा या सिस्टम के बाय द सिस्टम या ऑन द सिस्टम होगा। उस केस में तुम डेल्टा यू को देख लो, तो डेल्टा यू निगेटिव है या डेल्टा यू पॉजिटिव है। उसके बाद एक छोटा सा रिलेशन हम अभी सेटअप कर रहे हैं, रिलेशन हम देख रहे हैं। तो जब भी डेल्टा यू जो होगा, यानी कि डेल्टा यू जो सिस्टम का होगा, वो ऑलवेज इक्वल टू होगा माइनस डब्ल्यू एक्सटर्नल। ध्यान से सुनो, ये इंपॉर्टेंट चीज है। हर एक फिजिक्स के हर एक कोने में ये फॉर्मूला यूज होता है, हर एक सेक्शन में, चाहे वो मैकेनिक्स का सेक्शन हो, इलेक्ट्रोडायनामिक्स हो, इलेक्ट्रोस्टेट हो, मैग्नेटोस्टेट हो, हीट एंड थर्मोडायनामिक्स हो, ऑप्टिक्स हो, हर एक सेक्शन में ये यूज होता है। डेल्टा यू सिस्टम, ध्यान से याद रखना, जब ये सिस्टम रेफरेंशियल पॉइंट ले रहे हो तो यहां भी वर्क डन में जो रेफरेंशियल पॉइंट वो भी क्या होना चाहिए? सिस्टम होना चाहिए। डेल्टा यू सिस्टम या तो निगेटिव होगा या पॉजिटिव। माइनस डब्ल्यू एक्सटर्नल, एक्सटर्नल का मतलब होता है वर्क डन कुछ इंटरनल फोर्सेज की वजह से भी हो रहा है और कुछ एक्सटर्नल फोर्सेज की वजह से। एक्सटर्नल फोर्स क्या हो सकता है? जैसे वर्क डन, जैसे फोर्स हम किसी बॉडी पे लगा रहे हैं, बॉडी पे पुश या पुल लगा रहे हैं, वो एक तरह का फोर्स हो गया, या फिर कोई फ्रिक्शनल लग रहा है, वो भी एक तरह का क्या है? एक्सटर्नल फोर्स है। ड्रैग फोर्स है, विस्कस फोर्स है, ये सारे किस कैटेगरी में आ रहे हैं? एक्सटर्नल फोर्स के कैटेगरी में। तो इसी एक्सटर्नल फोर्स की वजह से जो वर्क डन आ रहा है, वही वर्क डन हमें एनर्जी को कैलकुलेट करने में क्या करेगा? हेल्प करेगा। अब यहाँ पे क्वेश्चन आता है इंटरनल फोर्सेज क्या हो सकता है? तो इंटरनल फोर्सेज जैसे एटम्स, कोई भी सबस्टेंस अपना क्या होता है, कोई भी सबस्टेंस एटम से बना हुआ है, तो उस एटम्स का अपना भी इंटरेक्शन फोर्स होगा। तो उस एटम्स का इंटरनल, उसको कहते हैं इंटरनल एनर्जी। तो उस इंटरनल एनर्जी को हम यहाँ एक्सक्लूड कर रहे हैं। जब भी हम किसी सिस्टम के डब्ल्यू एक्सटर्नल को कैलकुलेट करते हैं तो ऐसा मान के चलते हैं फिजिक्स में, तो उसके इंटरनल एनर्जी का सम क्या है? आपस में जीरो है। इंटरनल एनर्जी ऑलमोस्ट क्या है? जीरो है। बट ऐसा प्रैक्टिकली फिजिबल नहीं होता है। इसीलिए जो चेंज इन सिस्टम हो रहा है, सिस्टम जो अपने एनर्जी को चेंज कर रहा है, कब करेगा? हो सकता है सिस्टम स्टेबल से अनस्टेबल बन रहा हो तो उसके अंदर चेंज इन एनर्जी आएगा। हो सकता है, अभी उस चीज को हम देखेंगे, बट पहले अभी ये देखो, डेल्टा यू सिस्टम इक्वल टू माइनस डब्ल्यू एक्सटर्नल। अब ध्यान से देखो, अगर बाय द सिस्टम था तो क्या था? डेल्टा यू की वैल्यू निगेटिव, तो हमारा डब्ल्यू क्या आ जाएगा? पॉजिटिव। वही तो हम ऑलरेडी कंक्लूड किए हैं। तो जब डेल्टा यू निगेटिव, तो कंफर्म बात है सिस्टम ने अपनी एनर्जी को लूज किया है। जब सिस्टम ने अपनी एनर्जी को कम किया तो फाइनल एनर्जी क्या होगा? कम होगा। इस वजह से वैल्यू निगेटिव आया, और निगेटिव आया तो डब्ल्यू क्या हो गया? पॉजिटिव। यानी कि दोनों चीज को समझ सकते हो। अगर डब्ल्यू पॉजिटिव दिया है तो कंफर्म बात है सिस्टम ने अपने एनर्जी को कम किया होगा। कंफर्म बात है फाइनल एनर्जी क्या होगा? निगेटिव होगा। अब देखो, सिस्टम की स्टेबिलिटी डिसाइड कर देता है ये वर्क डन। ध्यान से देख, इसी के क्रॉसपोंडिंग एक और देख लेते हैं पहले। ऑन द सिस्टम, ऑन द सिस्टम का मतलब क्या होगा? डेल्टा यू की वैल्यू पॉजिटिव, तो वर्क डन क्या होगा? निगेटिव। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? तो ये दो पॉइंट हमने देखा एनर्जी के क्रॉसपोंडिंग। अब या तो सिस्टम स्टेबल होगा या तो क्या होगा? अनस्टेबल होगा। दो ही तरह के सिस्टम हम क्या करते हैं? जनरली स्टडी करते हैं फिजिक्स में, या हो गया केमिस्ट्री में। या तो सिस्टम स्टेबल होगा या तो सिस्टम अनस्टेबल होगा। तो ध्यान से देखो, अगर सिस्टम स्टेबल है तो स्टेबल से कहां पे जाएगा? अनस्टेबल की तरफ। या फिर एक केस हो सकता है तो अनस्टेबल से कहां पे जाएगा? स्टेबल की तरफ। दोनों केस में ये चीजें पॉसिबिलिटीज है। ध्यान से देखना, दो ही पॉसिबिलिटीज है। या तो सिस्टम ऑलरेडी स्टेबल होगा,
जैसे मान के चलो कोई इलेक्ट्रॉन्स पड़ा है अपने ग्राउंड स्टेट में, तो क्या है वो स्टेबल है? नहीं समझ में आ रहा है? अरे कोई इलेक्ट्रॉन्स अपने ग्राउंड स्टेट में, कोई एटम्स अपने ग्राउंड स्टेट में, कोई एटम्स में बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, कोई इलेक्ट्रॉन्स अपने ग्राउंड स्टेट में है और वो जा रहा है फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट या सेकेंड एक्साइटेड स्टेट। जैसे मान के चलो n इक्वल टू 1 में पड़ा है, मतलब n इक्वल टू 1 क्या हो गया? ग्राउंड स्टेट हो गया। अब यहां से ट्रांजिशन करके कहां पे जा रहा है? n इक्वल टू 2 3 4, तो ये सारे क्या है? एक्साइटेड स्टेट है। होगा कि नहीं होगा? तो ग्राउंड स्टेट में एनर्जी क्या होती है? सबसे मिनिमम होती है। अब एक चीज टेक्निकली लॉजिकली सोच के बताओ, सो अगर कभी भी किसी भी सिस्टम की एनर्जी मिनिमम है तो स्टेबल है या अनस्टेबल है? अगर किसी भी सिस्टम की एनर्जी मिनिमम है, जैसे सपोज दैट हमारी बॉडी की एनर्जी हमारी मिनिमम है, तो हम चुपचाप बैठे रहते हैं या दौड़ते रहते हैं? तो हम जब यानी कि अगर कोई सिस्टम स्टेबल है, उस टाइम उसकी एनर्जी क्या होगी? मिनिमम। एनर्जी मिनिमम होगा। और अनस्टेबल होगा तो एनर्जी क्या होगी? मैक्सिमम होगा कि नहीं होगा? तो ये क्या कंक्लूड देख रहे हो? तो एनर्जी मिनिमम से कहां शिफ्ट हो रहा है? तो कंफर्म बात है, यहाँ पे डेल्टा यू की वैल्यू क्या आने वाली है? पॉजिटिव। नहीं समझ में आ रहा है? तो डेल्टा यू पॉजिटिव आ रहा है तो कंफर्म बात है डब्ल्यू क्या होने वाला है? निगेटिव। यानी कि इस सिस्टम पे एक्सटर्नल फोर्स ने कुछ वर्क डन किया होगा, एक्स्ट्रा कुछ एनर्जी स्टोर करवाया होगा, जिसकी वजह से उसकी एनर्जी राइज हुआ होगा और उस राइज की वजह से वर्क डन नेगेटिव आ रहा है। जैसे सपोज दैट केमिस्ट्री में पढ़ते हो, एक रिएक्टेंट होता है और एक प्रोडक्ट होता है। रिएक्टेंट और प्रोडक्ट में इसको थोड़ा सा अच्छी तरीके से समझते हैं। ये ग्राफ काफी इंपॉर्टेंट है, आगे केमिकल काइनेटिक्स वगैरह में भी ये ग्राफ आएगा, इसको रिलेट करते हैं कैसे होता है। तो मान के चलो दिया हुआ है, ध्यान से देखो, ये पोटेंशियल एनर्जी दिया हुआ है और ये हमारा रिएक्शन कोऑर्डिनेट दिया हुआ, यानी कि रिएक्शन टाइम के अकॉर्डिंग जो प्रोग्रेस हो रहा है उसका दे रहा है। मान के चलो यहाँ पे रिएक्टेंट है, कुछ इस तरीके से ग्राफ दिया हुआ, ये रिएक्टेंट है, ये प्रोडक्ट है। यहां ध्यान से देखोगे तो क्या है? रिएक्टेंट की पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू क्या है? ज्यादा है। तो रिएक्टेंट अगर ज्यादा है तो स्टेबिलिटी की बात करें तो स्टेबिलिटी ऑफ प्रोडक्ट ग्रेटर देन स्टेबिलिटी ऑफ, क्यों ऐसा बोल रहे हैं? ड्यू टू रिएक्टेंट पोटेंशियल एनर्जी ग्रेटर देन प्रोडक्ट पोटेंशियल एनर्जी। नहीं समझ में आया? सो रिएक्टेंट की पोटेंशियल एनर्जी क्या है? पोटेंशियल एनर्जी को ज्यादा नहीं समझना है तो सिंपल एनर्जी समझो। रिएक्टेंट की एनर्जी ज्यादा है, तो रिएक्टेंट की एनर्जी ज्यादा है तो रिएक्टेंट क्या होगा? हाईली अनस्टेबल होगा। और जैसे ही अनस्टेबल होगा और प्रोडक्ट स्टेबल होगा, तो अनस्टेबल को और अनस्टेबल किया जाता है किसके थ्रू? देखो यहां क्या होता है, रिएक्टेंट की एनर्जी को धीरे धीरे बढ़ा देते हैं। क्यों बढ़ाते हैं? क्योंकि रिएक्टेंट को कन्वर्ट किस में करना है? प्रोडक्ट में करना है। तो रिएक्टेंट की एनर्जी को एक लेवल तक बढ़ा देते हैं, बहुत हाई लेवल तक ले जाते हैं। इसी को कहते हैं इंटरमीडिएट। इंटरमीडिएट का मतलब क्या होता है? बीच का स्टेट। जैसे कोई रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहा है तो एक इंटरमीडिएट होगा। इंटरमीडिएट क्या होता है? एट दैट स्टेट एनर्जी थ्रू आउट द रिएक्शन विल बी क्या होगा? मैक्सिमम। यानी कि इससे ज्यादा एनर्जी थ्रू आउट द रिएक्शन नहीं बढ़ सकता है। तो जैसे हमने रिएक्टेंट की और एनर्जी की और अनस्टेबिलिटी को क्या कर रहे हैं? बढ़ा रहे हैं और बढ़ाते जाए। इस पॉइंट पे लाने के बाद इसकी अनस्टेबिलिटी क्या होगी? मैक्सिमम। स्टेबिलिटी मिनिमम। जैसे ही इस पॉइंट पे आया, अब क्या कर रहा है ये? धीरे धीरे अभी क्या हो रहा था? इसकी एनर्जी राइज हो रही थी, एनर्जी इंक्रीज हो रहा था। अब क्या करेगा? एनर्जी को डिक्रीज करेगा। तो कंफर्म बात है, यहां से एनर्जी जो राइज हो रहा है तो यहां पे क्या हो रहा है? वर्क डन ऑन द सिस्टम हो रहा है। कहीं ना कहीं हम हीट प्रोवाइड कर रहे होगा, हीट कुछ सप्लाई करें। समझ में आ रहा है कि नहीं? रिएक्टेंट से इंटरमीडिएट लाने के टाइम में, यानी कि रिएक्टेंट से इंटरमीडिएट को बनाने में एक एनर्जी की रिक्वायर्ड होता है, इसी को कहते हैं एक्टिवेशन एनर्जी। नहीं समझ आया? यानी कि एक्टिवेशन एनर्जी पूछेगा तो क्या होगा? मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू एक्टिवेट एनी रिएक्टेंट। एक्टिवेशन का मतलब क्या होगा?
एक्टिवेट करना। एक्टिवेट का मतलब रिएक्टेंट को उस एनर्जी बैरियर के पास ले जाना जहां पे उसकी स्टेबिलिटी मिनिमम हो, और उसके बाद वो किसमें कन्वर्ट हो जाए, प्रोडक्ट में। उसके बाद किसमें कन्वर्ट हो जाए, प्रोडक्ट में। तो मिनिमम कितना एनर्जी लगेगा एक रिएक्टेंट को, यहां पे रिएक्टेंट्स की एनर्जी को यहां से लेके यहां तक तुम कर दो, तो रिएक्टेंट की एनर्जी को, रिएक्टेंट का जो एनर्जी कॉन्फ़िगरेशन है उसको इंटरमीडिएट तक ले जाने के ड्यूरेशन में जितनी एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी उसी को कहते हैं एक्टिवेशन एनर्जी। तो यहाँ पे वर्क डन बाय द सिस्टम हो रहा है, वर्क डन ऑन द सिस्टम हो रहा है। तो यहाँ पे वर्क डन ऑन द सिस्टम हो रहा है, तो इसमें क्या करते हैं हम, हीट कुछ सप्लाई कर देते हैं रिएक्टेंट को, यानी कि यहाँ का प्रोसेस क्या हो रहा है, एंडोथर्मिक हो रहा है। यहाँ कुछ ना कुछ हमें क्या करना पड़ेगा, इंटरनली एनर्जी देना पड़ेगा। तो ये प्रोसेस स्पॉन्टेनियस होगा कि नॉन स्पॉन्टेनियस होगा, स्पॉन्टेनियस होता है। जो प्रोसेस ऑटो होता है, ये ऑटोमेटिक होगा क्या, तो ये नॉन स्पॉन्टेनियस के कैटेगरी में आएगा। ये हमें करना पड़ेगा, जिसकी एक्टिवेशन एनर्जी जितनी ही कम वो रिएक्शन उतना ही इजिली स्पॉन्टेनियस होगा। यानी कि जो जिसकी ये की वैल्यू, एक्टिवेशन एनर्जी की वैल्यू जितनी ही कम होगी वो एनर्जी क्या होगा, उतना ही स्पॉन्टेनियस रिएक्शन होगा। तो रिएक्टेंट से एक्टिवेशन एनर्जी पे के ले जाओ, एक्टिवेशन को फिर ऑटोमेटिक प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाएगा। तो सिंपल क्या देखते हैं, जब भी हम एनर्जी कैलकुलेशन करते हैं तो एनर्जी कैलकुलेशन के ड्यूरेशन वर्क डन का हम जरूर हेल्प लेते हैं। तो जब भी वर्क डन का हेल्प लेते हैं तो वर्क डन के अकॉर्डिंग हम सिस्टम को समझ लेंगे। तो सिस्टम वर्क डन क्या कर रहा है, ऑन द कर रहा है या बाय द कर रहा है, उसके अकॉर्डिंग पॉजिटिव निगेटिव। अच्छा, कहीं भी वर्क डन मान के चलो पॉजिटिव लिखा है, ऑन द लिखा है, तो इसका कोई मीनिंग नहीं है। ऑन द सिस्टम लिखा है और पॉजिटिव लिखा है, इसका मीनिंग क्या है, इसने रेफरेंस पॉइंट किसको लिया है, सराउंडिंग को लिया है। वर्क डन वैसे पॉजिटिव लिखा है तो ये इसका मतलब ये नहीं हुआ ये गलत हो गया, इसने किस सेंस में बोला है, सराउंडिंग के रेफरेंस से बोला है। और वर्क डन अगर कहीं पे निगेटिव लिखा है और ऑन द सिस्टम लिखा है, इसका मीनिंग क्या हुआ, सिस्टम के करस्पॉन्डिंग बोला है। तो साइन कन्वेंशन का कोई इंपॉर्टेंस नहीं है, रेफरेंशियल पॉइंट का इंपॉर्टेंस है। तो वर्क डन हम कैसे करेंगे। अब जो फिजिक्स में वर्क डन हम कैलकुलेट करते हैं मैथमेटिकली, जो फिजिक्स के जो वर्क डन कैलकुलेट करते हैं वो कैसे करते हैं, जनरली तुमने पढ़ा होगा वर्क डन इक्वल टू क्या होता है, फोर्स इनटू फोर्स। अब 9th 10th में जो पढ़ते थे वहां पे तो वेक्टर नहीं पढ़ाया जाता था, तो सिंपल क्या करते हैं, फोर्स इनटू। अब लेकिन यहां पे ध्यान से देखो, यहां पे फोर्स वेक्टर है और डिस्प्लेसमेंट भी क्या है हमारा, वेक्टर है। तो दो वेक्टर, ये भी वेक्टर और ये भी वेक्टर, दो वेक्टर का जो डॉट होगा वो कंफर्म बात है क्या होगा, स्केलर होगा। ये इंपॉर्टेंट है। तो जब भी किसी भी दो वेक्टर का डॉट करेंगे तो उसका जो डॉट प्रोडक्ट आएगा वो हमारा क्या होगा, स्केलर होगा। जैसे इस स्केलर को हमने डील किया, तो अब यहां से अगर निकालना चाहे तो सिंपल क्या हो जाएगा, एफ एस कॉस थीटा। यानी कि अगर दो वेक्टर दिया हुआ है, फोर्स का वेक्टर दिया हुआ है, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर दिया हुआ है, थीटा उसके बीच का एंगल है, तो डायरेक्टली क्या करेंगे, एफ एस कॉस थीटा। तो एक छोट सिंपल फॉर्मूला मैथमेटिक्स से ये बन सकता है। दूसरा क्या बन सकता है, तो अगर मान के चलो W दिया हुआ है, तो W इक्वल टू क्या होता है, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। अब हमने देखा फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच एंगल 0 डिग्री का, सपोज है। इसको डायरेक्ट क्या लिख सकते हैं, एफ एस डब्ल्यू, कब, जब थीटा इक्वल टू 0 डिग्री। इसका मीनिंग क्या हुआ, जिधर बॉडी पे फोर्स लग रहा है उसी डायरेक्शन में क्या हो रहा है, वर्क डन हो रहा है। उसी डायरेक्शन में बॉडी क्या हो रही है, डिस्प्लेस भी कर रहा है। अब मान के चलो अभी सिस्टम का ये था W इक्वल टू एफ एस। अब इसमें हम स्लाइटली वर्क डन किया, सपोज इट, इसमें थोड़ा सा चेंज कर दिया, मतलब 30 जूल था 30 से 35 जूल कर दिया, तो फोर्स तो अभी भी सेम है। देखो होता है क्या है ना, चेंज हमेशा वन वेरिएबल के क्रॉस करते हैं, चाहे डिफरेंशिएशन करते हैं वहां भी रेट ऑफ चेंज निकालते हो, तो रेट ऑफ चेंज हमेशा किसके, वन वेरिएबल के विद रिस्पेक्ट टू। समझ में आ रहा है ना। तो डी डब्ल्यू इक्वल टू एफ इंटू डी एस। यहां पे वेरिएबल कौन है, डिस्प्लेसमेंट है, इसी को डीएस लिखो या डीएक्स लिखो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। डीएक्स भी डिस्प्लेसमेंट है, तो एफ डीएक्स। अब कोई कहेगा नहीं मैं डिस्प्लेसमेंट को सेम रखूं और फोर्स को वेरिएबल कर दूं, हो जाएगा। फोर्स को वेरिएबल कर दो और डिस्प्लेसमेंट को सेम रखो तो हो जाएगा क्या,
फोर्स वेरिएबल कर दे, फोर्स की वैल्यू चेंज कर रहा है 10, 15, 16, 17 और बॉडी मूव नहीं कर रहा है, समझ में आ रहा है ना। तो या तो इसमें क्या केस हो सकता है, फोर्स कांस्टेंट, एक्स क्या हो सकता है वेरिएबल, या फिर एफ एंड एक्स इज सेम फंक्शन हो सकता है। सेम फंक्शन का मतलब क्या होगा, एफ जो है एक्स का फंक्शन हो सकता है। जैसे मान के चलो डी डब्ल्यू इक्वल टू एफ डी एक्स है, तो अगर मान के चलो मुझे डब्ल्यू, ये तो स्मॉलेस्ट वर्क डन है, अब अगर पूरा सिस्टम का निकालना है तो क्या करेंगे, इसको इंटीग्रेट करेंगे डी डब्ल्यू को। तो यहां पे तो फोर्स हमारा कांस्टेंट है, तो फोर्स को कांस्टेंट लेके किसको इंटीग्रेट कर देंगे, डीएक्स को। तो एक सिंपल सा इधर जैसे ही ऑपरेटर लगे तो डब्ल्यू इक्वल टू क्या आ जाएगा, इंटीग्रल एफ डीएक्स, सिंपल। एफ एफ डब्ल्यू इक्वल टू क्या हो गया, इंटीग्रेशन ऑफ एफ डीएक्स। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो सिंपल सा चीजें क्या हो रहा है, सो डब्ल्यू इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ एफ डीएक्स आ गया। तो एक सिंपल जो वेक्टर के हेल्प से हम कर सकते हैं, और एक क्या कर सकते हैं, एक जो है सिंपल, तो डब्ल्यू इक्वल टू एफ एफ डॉट एस कर दिया। दूसरा क्या है, डी डब्ल्यू इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ एफ डीएस या डीएक्स कर दिया। अब जब इंटीग्रेशन करते हैं तो इंटीग्रेशन का क्या मीनिंग होता है, एरिया अंडर एफ वर्सेस एस। तो अगर मान के चलो कोई ज्योमेट्रिकल एरिया है तो उसका डायरेक्ट एरिया इंटीग्रेशन से कर, जैसे सपोज एक एग्जांपल दिया हुआ है मुझे, एफ इक्वल टू 2x स्क्वायर दिया हुआ है और पूछ रहा है फाइंड नेट वर्क डन फ्रॉम 2,0,0 से लेके 5,0,0 तक, ये पूछ रहा है बस। तो यहां पे देख रहे हैं एफ इक्वल टू 2x स्क्वायर, जैसे ही इसका वर्क डन निकालेंगे तो वर्क डन का फॉर्मूला क्या होगा, मेरे को दिख गया यहाँ पे जो फोर्स जो है वो फंक्शन ऑफ किसका है, एक्स का। फोर्स किसका फंक्शन है, तो टाइम के अकॉर्डिंग एक्स भी चेंज हो रहा है, टाइम के अकॉर्डिंग फोर्स भी चेंज हो रहा है, तो दोनों वेरिएबल है। तो जैसे ही इस एक्सप्रेशन में डालेंगे तो क्या हो जाएगा, 2x स्क्वायर इंटू डीएक्स। अब तो ये हमारा फोर्स क्या है, अभी वेरिएबल है जिसको कांस्टेंट नहीं ले सकते क्योंकि ये फंक्शन हो गया। तो अब इसको क्या लेंगे, 2 से लेके 5 तक, 2 को बाहर लेके उसके बाद क्या करेंगे, डिफरेंस इंटीग्रेशन हम इजीली इसको क्या कर सकते हैं। अब जैसे ही W ऑब्टेंड हुआ तो W की पॉसिबिलिटी क्या हो सकता है, या तो पॉजिटिव होगा या निगेटिव होगा या जीरो होगा। जैसे ही पॉजिटिव निगेटिव जीरो है उससे हम क्या रिलेट कर लेंगे, सो डेल्टा U इक्वल टू क्या होता है, माइनस W एक्सटर्नल। तो हम इस वर्क डन के हेल्प से हम किस पे कमेंट कर सकते हैं, सिस्टम के पोटेंशियल एनर्जी पे कमेंट कर सकते हैं। नहीं समझ आ रहा है, जैसे ही वर्क डन मुझे पॉजिटिव आया तो एनर्जी क्या हो जाएगा, निगेटिव। निगेटिव का मतलब फाइनल एनर्जी क्या हो रहा है, कम हो रहा है। फाइनल एनर्जी का कम होने का मतलब सिस्टम के द्वारा वर्क हो रहा है, कंक्लूड कर लिया। अगर निगेटिव हो रहा है तो निगेटिव का मतलब कंफर्म बात है, डेल्टा यू क्या होगा, पॉजिटिव होगा। पॉजिटिव का मतलब सिस्टम पे वर्क हो रहा है। समझ में आ रहा है कि नहीं, यू फाइनल माइनस यू इनिशियल की वैल्यूज को कंक्लूड करके इससे हम क्या कर सकते हैं, रिलेट कर सकते हैं। बट ये सारा डिस्कशन किसके अबाउट है, अभी जो हमने डिस्कशन किया ये एक लीनियर डिस्प्लेसमेंट के अबाउट है। सो अगर कभी वर्क डन लीनियरली मैकेनिकल वर्क डन की बात कर रहे हैं, अभी जो हम ये वर्क डन बात किए, फोर्स किस में आता है, मैकेनिकल वर्क में। मैकेनिकल वर्क का मतलब क्या होता है, मैकेनिकल वर्क में हमें जैसे वर्क डन आता है तो वर्क डन किस में स्टोर होगा, या तो पोटेंशियल एनर्जी में या फिर काइनेटिक एनर्जी में। तो पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी किसके अंदर आता है, मैकेनिकल एनर्जी के अंदर। मैकेनिकल एनर्जी में पोटेंशियल एनर्जी को क्या पढ़ते हो जनरली, mgh, और काइनेटिक एनर्जी को हाफ। बट इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी क्या होता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी पढ़े हो, क्या होता है इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी। इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी क्या होता है, U क्या होता है, U इक्वल टू K Q1 Q2 बाई R। नहीं समझ में आ रहा है, अरे क्या है, कैसे आया है, कैसे आया है, U इक्वल टू, यहाँ पे नेगेटिव होगा तो इसका मीनिंग क्या हुआ, W क्या होगा,
बट ये निगेटिव क्या है, डी यू निगेटिव है कि यू निगेटिव है, डी यू। तो मैं डी यू लिखा हूं, तो जब तक नहीं लिखूंगा तो कैसे बोल सकता हूँ डब्ल्यू पॉजिटिव होगा। ये इनिशियल है या फाइनल है मुझे क्या पता, मुझे जब भी डब्ल्यू को यू से नहीं रिलेट कर सकते हैं, किससे रिलेट कर सकते हैं, डी यू से। तो अगर ये वैल्यू हमें डी यू दिया रहेगा तो जाके हम इसको क्या बोल सकते हैं, सो डब्ल्यू इसका पॉजिटिव होगा। एनर्जी कभी भी वर्क डन से रिलेटेड नहीं है, चेंज इन एनर्जी रिलेटेड टू वर्क डन, यानी कि चेंज इन एनर्जी जो है विद नेगेटिव साइन इक्वल होगा वर्क डन के। ये इंपॉर्टेंट चीज है। तो ये जैसे पढ़ते हो W इक्वल टू, जैसे पढ़ते हो वर्क डन इक्वल टू Q इंटू V, पढ़े हो 9th-10th में। तो जब किसी भी, जैसे मान के चलो कोई बैटरी दिया होगा, बैटरी क्या होता है, एक पॉजिटिव टर्मिनल होता है, एक नेगेटिव टर्मिनल होता है। यहां से इलेक्ट्रॉन्स ऑटोमेटिक यहां पे आ रहा है, क्योंकि हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन इलेक्ट्रॉन्स का क्या होगा, मूवमेंट होगा। कॉन्टिन्यूसली इलेक्ट्रॉन्स कहां से आ रहा है, इस टर्मिनल से इस टर्मिनल पे इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो हो रहा है। एक ऐसा टाइम आएगा जब सारे इलेक्ट्रॉन्स क्या होगा, पॉजिटिव पे आ गया। अब इस इलेक्ट्रॉन्स को यहां से यहां तक मूव कराने के लिए हमें जो वर्क डन करना पड़ेगा, उस वर्क डन की वैल्यू क्या होता है, Q इंटू, क्यू का मतलब हो गया चार्ज, चार्ज मतलब इलेक्ट्रॉन्स, और वोल्टेज का मतलब इसके बीच का डिफरेंस, पॉजिटिव और नेगेटिव के बीच का डिफरेंस, उसी से मल्टीप्लाई कर देंगे तो W इक्वल टू Q इंटू V हो गया। ध्यान से देखोगे इसको, क्या है ये Q इंटू V क्यों कर रहे हैं, तो Q इंटू V जो है ये इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो रहा है। ये जो है हमारा है ये इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी है। अब मुझे W की वैल्यू आ जाएगा, तो W के वैल्यू से हम किस पे कमेंट कर सकते हैं, डेल्टा U पे कर सकते हैं। तो हमारा जो आने वाला सिस्टम है वो क्या पॉजिटिवली है या निगेटिवली है, स्टेबल है अनस्टेबल है, वो सारे सिस्टम को हम इजिली रिलेट कर सकते हैं। तो ये इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी का हो गया। इसी तरह मैग्नेटिक एनर्जी भी पढ़ोगे तो वहां पे भी मैग्नेटिक फील्ड के वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड एनर्जी आता है उसको भी इससे रिलेट कर सकते हैं। अब जब किसी भी सिस्टम में जब भी कोई वर्क डन स्टोर होता है तो एक वर्क डन को हम बोलते हैं लीनियर वर्क डन। अभी जो हमने पढ़ा वो लीनियर वर्क डन था, लीनियर वर्क डन, लीनियर वर्क डन। और एक होता है जिसको कहते हैं एंगुलर वर्क डन, एंगुलर वर्क डन। लीनियर वर्क डन क्या होता है, लीनियर वर्क डन जहां भी होगा तो वहां पे मोशन क्या होगा, ट्रांसलेशनल। ट्रांसलेशनल का मतलब क्या होता है, ट्रांसलेशनल का मतलब क्या होता है, बॉडी मूव कर रहा है, किधर, वन डायमेंशनल हो सकता है या टू डायमेंशनल हो सकता है। बॉडी सर्टेन मूव कर रहा है, कंटिन्यूसली मूव कर रहा है। एंगुलर वर्क डन में क्या होगा, बॉडी क्या करेगा, एक थ्रू आउट द एक्सिस के अबाउट क्या करेगा, रोटेट करेगा। जब रोटेशनल मोशन को स्टडी करते हैं तो कौन सा कंसेप्ट आता है, एंगुलर, नहीं समझ में आ रहा है। लीनियर वर्क डन कहां पड़ता है, जब बॉडी ट्रांसलेशनल मोशन करता है। ट्रांसलेशनल मोशन कब करेगा, जब बॉडी पे कोई एक्सटर्नल फोर्स लगाएगा। बॉडी एंगुलर मोशन कब करेगा, जब बॉडी पे कोई टॉर्क लगेगा। ध्यान से देखना, लीनियर वर्क डन किसकी वजह से, एफ एक्सटर्नल की वजह से, और एंगुलर वर्क डन टॉर्क एक्सटर्नल की वजह से। जैसे लीनियर वर्क डन पढ़ते हो क्या होता है, एफ इक्वल टू एम इंटू ए होता है ना, एफ इक्वल टू मास इंटू एक्सलेशन। उसी तरह एक्सटर्नल वर्क इक्वल टू आई इंटू अल्फा होता है। आई को बोलते हैं मोमेंट ऑफ इनर्सिया एम आई, और अल्फा को बोलते हैं एंगुलर एक्सलरेशन। ये एक फॉर्मूला होता है। तो टॉर्क इक्वल टू आई इंटू अल्फा। आई को किससे रिप्लेस कर दिया, एम को किससे रिप्लेस कर दिया, आई से, और ए को बताया था कहीं पे मैंने। सो जो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट एस होता है उसको किससे रिप्लेस करते हैं, थीटा से। दिस इज द लीनियर डिस्प्लेसमेंट। ये क्या होगा, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। इसका यूनिट क्या होता है, मीटर, इसका रेडियन। एक होता है ओमेगा, इसको बोलते हैं एंगुलर वेलोसिटी। उसको किससे रिलेट करते हैं, लीनियर वेलोसिटी से। तो एंगुलर वेलोसिटी को लीनियर वेलोसिटी से। और एक होता है यहां पे वेलोसिटी, यहां पे ओमेगा, और एक होता है एक्सलेशन, उसको किससे रिलेट करते हैं, अल्फा से। तो ये लीनियर है, ये क्या है, एंगुलर है। जब भी लीनियर से एंगुलर पे जाना होता है तो क्या करते थे, मल्टीप्लाई बाय आर, मल्टीप्लाई बाय
मल्टीप्लाई बाय, यानी कि v इक्वल टू आर ओमेगा, ए इक्वल टू आर अल्फा, एस इक्वल टू आर थीटा। तो जब भी लीनियर वर्क डन करते हैं तो वहां पे एफ एक्सटर्नल का रोल प्ले होता है, बट एंगुलर वर्क डन में क्या होता है, टॉर्क का कंसेप्ट आता है। एंगुलर वर्क डन में टॉर्क आता है। क्लियर है? तो ध्यान से देखो, लीनियर वर्क डन और एंगुलर वर्क डन में के फॉर्मूले कैसे लिखेंगे। जब हमें लीनियर वर्क डन पता होगा तो एंगुलर वर्क डन पे भी कमेंट कर सकते हैं, और एंगुलर वर्क डन पता होगा तो लीनियर वर्क डन पे भी कमेंट कर सकते हैं। जैसे मान के चलो तुम्हें दिया हुआ है, सो W इक्वल टू एफ एक्सटर्नल इंटू डी एक्स, तो क्या हो गया, ये लीनियर वर्क डन आ गया। बट एंगुलर वर्क डन लिखे तो क्या लिखेंगे, W इक्वल टू टॉर्क एक्सटर्नल इंटू क्या लिखेंगे, डी थीटा। अरे एक्स किससे रिप्लेस होगा, हिस्ट्री चल रहा है। अरे एक्स किससे रिप्लेस होगा, थीटा से। अब यहां पे देखेंगे क्या टॉर्क फंक्शन है थीटा का। अगर टॉर्क फंक्शन थीटा है तो इसको एक वेरिएबल में लेके सॉल्व कर सकते हैं। अगर यहां पे भी एफ फंक्शन है एक्स को, तो दोनों को लेके कर सकते हैं। बट फॉर्मूला तो यही आने वाला है। अभी जो डाइपोल पढ़ने वाला है, वो डाइपोल में क्या होता है, इक्वल एंड प्लस क्यू होता है, और ये माइनस क्यू होता है। प्लस क्यू और माइनस क्यू में क्या है, सो जैसे ही सपोज इधर हम, तो ये हो गया एंगुलर वर्क डन, ये हो गया लीनियर वर्क डन। ध्यान से देखो, अब क्या है, अभी जो डाइपोल पढ़ने वाले हैं उसमें क्या है, सो मान के चलो एक पॉजिटिव है और एक निगेटिव है। जैसे ही इस डाइपोल को, ध्यान से देखना, इस डाइपोल को तुमने एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में ध्यान से रखा, जैसे ही इस डाइपोल को क्या रखा, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखोगे, तो इस डाइपोल को जैसे ही यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में होगे तो ध्यान से देखना, डाइपोल जो होता है, डाइपोल एक्सिस पे फिक्स होता है। यहां से इसका डिस्टेंस हम ले लेते हैं जनरली 2a। ये कोई मेजरमेंट नहीं है, वैसे डिस्टेंस d ही होगा, बट यहां से यहां तक हम क्या ले लेते हैं, a ले लेते हैं, और यहां से इसका AOR देखोगे एक्सिस ऑफ रोटेशन, तो यहां होता है। इसके अबाउट क्या होगा, रोटेट करता रहेगा। अब यहां पे ध्यान से देखोगे, डाइपोल कभी मान के चलो यहां पे मेरा डाइपोल है, सपोज दैट यहां पे डाइपोल है, तो इस डाइपोल पे इस डायरेक्शन में बताया था, यहां पे प्लस क्यू है और यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन किधर है, आई कैप में। इधर आई कैप में इलेक्ट्रिक फील्ड है एक्स एक्सिस के लॉन्ग। तो यहां पे जो फोर्स लगता है, पॉजिटिव पार्टिकल्स पे जो फोर्स लगता है, वो डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड के अलोंग ही लगता है, F इक्वल टू क्यू ई। अरे याद है कि नहीं याद है? बट निगेटिव में जो लगता है फोर्स, अपोजिट में लगता है। तो क्या देख रहे हो, एक एक्सिस के अबाउट एक पे फोर्स इधर लग रहा है, एक पे फोर्स इधर लग रहा है। तो यही जब इस पे जो फोर्स लग रहा है, इस फोर्स को इस परपेंडिकुलर डिस्टेंस के साथ मल्टीप्लाई, यानी कि ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस के साथ मल्टीप्लाई कर दो। फोर्स इधर है और परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या है, ये है, तो टॉर्क आ जाएगा। टॉर्क इक्वल टू क्या होता है, आर वेक्टर क्रॉस एफ वेक्टर, यानी कि लीनियर ही कॉज होता है एंगुलर का। यानी कि लीनियर का मतलब फोर्स एक हमारा लीनियर ट्रांसलेशनल मोशन है, ट्रांसलेशनल मोशन ही कॉज किसका बनता है, रोटेशनल मोशन का। बट कंडीशन क्या है, आर जो फोर्स का जो है परपेंडिकुलर में क्या होना चाहिए, जो एक्सिस ऑफ रोटेशन है उससे जो डिस्टेंस होता है, ये जो डिस्टेंस हमारा यहाँ पे कहां लग रहा है, मान लो एक्सिस ऑफ रोटेशन ऐसे है, यहाँ पे फोर्स कहां पे लग रहा है, यहाँ पे। तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस जो हुआ, एक्सिस ऑफ रोटेशन यहाँ पे, इसके अबाउट जो है ये रोटेट कर रहा है, ये एक्सिस ऑफ रोटेशन। एक्सिस ऑफ रोटेशन को कौन सा एक्सिस ले लो, सपोज दैट ये एक्सिस कौन सा ले लिया, ये एक्सिस हमारा क्या है, जेड एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, और ये एक्सिस हमारा जेड एक्सिस है। तो जेड एक्सिस और फोर्स किधर लग रहा है, माइनस आई कैप। ये फोर्स किधर लग रहा है, माइनस आई कैप लग रहा है ना। एक्सिस ऑफ रोटेशन किधर है, एक्सिस ऑफ रोटेशन प्लस के कैप है, तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस किधर आएगा, अरे परपेंडिकुलर डिस्टेंस वाई पे आएगा। तो यही तो डिस्टेंस होगा, नहीं समझ में आया, यही तो डिस्टेंस होगा ना।
यही डिस्टेंस को अगर ये एंगल दिया रहेगा तो ये थीटा, थीटा के सामने वाला परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर के सामने वाला बेस, ये मुझे पता है ए, इसके कॉरस्पॉन्डिंग ये इसकी डिस्टेंस भी निकाल सकते हैं और इसके डिस्टेंस भी हम निकाल सकते हैं कॉस थीटा और साइन थीटा के टर्म में। क्लियर है ना? ये ए पता है मुझे और ये एंगल पता रहेगा तो इसका भी डिस्टेंस निकाल सकते हो, इसका भी डिस्टेंस निकाल सकते हो। फोर्स दिया हुआ है, फोर्स को किसके करोगे? परपेंडिकुलर डिस्टेंस के साथ मल्टीप्लाई कर दोगे, यहां से क्या आ जाएगा? टॉर्क। जैसे ही इस टॉर्क को देखोगे तो टॉर्क का एक एक्सप्रेशन आता है, टॉर्क इक्वल टू पी क्रॉस ई। कैसे? तो जब आर को पुट करोगे, एफ को पुट करोगे तो आर एफ की वैल्यू क्या हो जाएगी? क्यू ई, और आर क्या हो जाएगा? आर की वेक्टर जब निकालोगे तो ए के फॉर्म में आ जाएगा। तो पी को कहते हैं डाइपोल मोमेंट। डाइपोल मोमेंट का वैल्यू क्या होता है? क्यू इंटू डिस्टेंस 2l, क्यू इंटू 2l, यानी कि चार्ज को जब भी डिस्टेंस के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या आ जाएगा? डाइपोल मोमेंट। तो यहां से देखोगे इंपॉर्टेंट ये है, तो जब भी कभी भी कोई एंगुलर वर्क डन आ रहा है तो देखो क्या लीनियर वर्क डन से हम एंगुलर वर्क डन को कनेक्ट कर पा रहे हैं क्या? यानी कि जो कॉज है फोर्स, वो फोर्स ही क्या है? फोर्स अगर परपेंडिकुलर डिस्टेंस पे लग रहा है, किसके अबाउट? एक्सिस ऑफ रोटेशन के अबाउट। यानी कि हमारा जो ये पूरा प्लेन है वो एक्स वाई प्लेन में क्या कर रहा है? डाइपोल रोटेट करना चाह रहा है। उसका एक्सिस ऑफ रोटेशन किधर आ जाएगा? जेड के अलाउ। जिस प्लेन में बॉडी रोटेट कर रहा है, जिस प्लेन में ये रोटेट कर रहा है उसके परपेंडिकुलर में क्या होगा? एक्सिस ऑफ रोटेशन होगा। जैसे डाइपोल रखा हुआ एक्स वाई प्लेन में, इसका एक्सिस ऑफ रोटेशन किधर आएगा? जेड में। तो जेड में जब एक्सिस ऑफ रोटेशन आएगा तो ध्यान से देखो आर और एफ का क्या डायरेक्शन है? आर और एफ तो हमेशा किस में होगा? एक्स और वाई में ही होगा। अगर मान के चलो एफ में एक्स लग रहा है तो आर किस में होगा? वाई में। समझ में आ रहा है ना? तो किसी एक के क्रॉस होगा, ये एक्स है ये वाई है, तो ये इसका टॉर्क जो आएगा वो किधर आएगा? जेड के अलोंग आएगा। तो यही टॉर्क क्या करेगा? इस बॉडी को रोटेट करवाएगा। रोटेट जैसे ही करवाएगा, ये बॉडी पे ये टॉर्क कुछ इस तरीके से लगा, ये टॉर्क कुछ इस तरीके से लगा, तो ये इधर घुमाने की कोशिश करेगा, ये इधर घुमाने का। बट यहाँ फिक्स किसके अबाउट है? इसी पॉइंट के क्रॉस। इस पॉइंट के क्रॉस जब बॉडी फिक्स होता है तो यहाँ पे एक टॉर्क प्रोड्यूस होता है। ये टॉर्क का कॉज क्या है? फोर्स है। तो फोर्स आर मल्टीप्लाई बाय एफ गिव्स टू टॉर्क। तो टॉर्क इक्वल टू आर क्रॉस एफ। यहां से टॉर्क इक्वल टू क्या आ जाएगा? पी क्रॉस ई आ जाएगा। और जैसे ही टॉर्क आ गया तो टॉर्क के बाद क्या करेंगे? हम वर्क डन निकालने के लिए क्या फॉर्मूला अप्लाई करेंगे? W इक्वल टू टॉ डी थीटा। अब थीटा का कहां से कहां? जहां से जहां दिया रहेगा, थीटा 1 से लेके थीटा 2 तक, जहां तक इंटीग्रेशन दिया, थीटा 1 से लेके क्या करेंगे? थीटा 2 तक करेंगे। तो कंक्लूजन क्या है? कंक्लूजन सिंपल है। सो कभी भी अगर किसी भी सिस्टम का अगर मुझे वर्क डन निकालना है, एनर्जी निकालना है, पोटेंशियल एनर्जी निकालना है, काइनेटिक, कोई भी एनर्जी पे कमेंट करना है तो ध्यान से देखो क्या वो लीनियर वर्क डन की बात कर रहा है या फिर एंगुलर वर्क डन की बात कर रहा है। जब भी लीनियर वर्क डन है तो कंफर्म बात है मोशन हमारा ट्रांसलेशनल होगा। मोशन ट्रांसलेशनल होगा तो सिंपल एफ डी थीटा आ जाएगा। अगर लीनियर वर्क डन की बात, एंगुलर वर्क डन की बात करा तो देखो एफ का कौन सा कंपोनेंट टॉर्क प्रोड्यूस करता है। जरूरी नहीं है सारा एफ टॉर्क प्रोड्यूस करेगा ही। टॉर्क सिर्फ एफ का परपेंडिकुलर कंपोनेंट ही प्रोड्यूस करेगा, क्योंकि एफ को जब हम आर से मल्टीप्लाई करते हैं तो ही हमारा क्या आता है? टॉर्क आता है। तो टॉर्क इक्वल टू क्या होता है? आर क्रॉस एफ। अब आर क्रॉस एफ को करोगे तो क्या हो जाएगा? आर एफ साइन थीटा। अब मान के चलो दोनों के बीच पैरेलल वाला है, आर पैरेलल टू एफ है, तो साइन क्या हो जाएगा? 0 डिग्री। उस केस में टॉर्क क्या हो जाएगा? 0 होगा। नहीं समझ में आ रहा है? अरे साइन की वैल्यू 0 कहां पे होता है? 0। आर पैरेलल टू एफ होगा तो थीटा की वैल्यू कितना होगा? 0 डिग्री। तो साइन 0 नहीं हो जाएगा। तो जब कोई पैरेलल कंपोनेंट आर का होगा तो वो टॉर्क प्रोड्यूस नहीं करेगा। किसी भी पॉइंट के क्रॉस अगर कोई बॉडी पे कोई फोर्स लग रहा है तो फोर्स को ध्यान से, ये एओआर हो गया। एओआर हमेशा बॉडी जिस प्लेन में रखा हुआ है, एक्स वाई प्लेन में रखा हुआ है बॉडी, तो एओआर हमेशा जेड में होगा। बॉडी वाई जेड प्लेन में रखा हुआ है तो एओआर हमेशा एक्स में होगा। तो एओआर देख लो,
ए आर से परपेंडिकुलर डिस्टेंस देख लो, किसका? फोर्स का। यहां पे फोर्स लग रहा है, तो फोर्स और ए आर के बीच परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या हो गया? 90 डिग्री वाला परपेंडिकुलर डिस्टेंस लेना है। और जैसे ही परपेंडिकुलर डिस्टेंस ले लिया, जैसे मान के चलो इधर हमारा फोर्स लग रहा है, तो ए आर का डिस्टेंस यही हो जाएगा ना। तो ये जो डिस्टेंस हो जाएगा, इसको जब एफ से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा क्या निकल जाएगा? टॉर्क निकल जाएगा। और जैसे ही टॉर्क निकल गया तो तुम एंगुलर वर्क डन पे भी कमेंट कर सकते हो। एंगुलर वर्क डन निकालना ही एक इंपॉर्टेंट टास्क होता है। डाइपोल जब पढ़ते हो तो डाइपोल में क्या है, सबसे पहले वही, जैसे ही मैग्नेटिक फील्ड इलेक्ट्रिक फील्ड में डाला, फोर्स लगना स्टार्ट हो जाएगा। कहाँ पे? दोनों डाइपोल पे। एक फोर्स इधर, एक फोर्स इधर। ये फोर्स कौन सा है? लीनियर फोर्स है। और लीनियर फोर्स में कौन सा? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, F इक्वल टू QE। अब इस इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स में देखेंगे एक्सिस ऑफ रोटेशन तो हमारा यहाँ पे है, फोर्स लग रहा है, एक प्लस आई में, एक माइनस आई में। एक के लिए परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगा, दूसरे के लिए भी परपेंडिकुलर डिस्टेंस। उस परपेंडिकुलर डिस्टेंस से अगर मल्टीप्लाई कर देंगे तो किसकी वैल्यू आ जाएगी? टॉर्क का। अब वो जो टॉर्क का जो वैल्यू जा रहा है, उसी टॉर्क के वैल्यूज को हम अगर स्पेसिफाइड लिमिट के अंदर डाल दें, तो टॉर्क कहां से? जैसे ही टॉर्क आएगा तो ये बॉडी रोटेट करना स्टार्ट करेगा, तो कुछ ना कुछ क्या होगा? एंगुलर डिस्प्लेसमेंट आएगा, कुछ ना कुछ थीटा का चेंज आएगा। और जैसे ही थीटा का चेंज आएगा तो इंटीग्रेशन ऑफ टॉ डी थीटा से क्या आ जाएगा? वर्क डन कैलकुलेट आ जाएगा। और जैसे ही वर्क डन कैलकुलेट आ जाएगा तो वर्क डन को हम किससे इक्वल कर देंगे? माइनस डेल्टा यू एक्स्ट्रा, डब्ल्यू एक्सटर्नल को किससे इक्वल कर देंगे? माइनस डेल्टा यू से। तो इससे हमें क्या होगा? सिस्टम की स्टेबिलिटी का पता चल जाएगा। अगर डेल्टा यू की वैल्यूज काफी हाई आ रहा है तो सिस्टम हमारा क्या होगा? हाईली स्टेबल या अनस्टेबल? अगर सिस्टम की एनर्जी हाई आ रही है तो मतलब सिस्टम अनस्टेबल है, यानी कि सिस्टम की एनर्जी जितना ही मिनिमम होगा, हमारा स्टेबिलिटी उतना ही ज्यादा होगा। तो इस तरीके से हम किसी भी फिजिकल सिस्टम को स्टडी करते हैं, उसके स्टेबिलिटी को स्टडी करते हैं, स्टेबल है या अनस्टेबल है या क्या है, उसके रिलेटेड हम स्टडी करते हैं। ठीक है, चलो, ओके, थैंक यू।